दोस्तों फिजिक्स वाला क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक एजुकेशनल कंपनी फ़िलहाल काफ़ी विवादों में है और इस पर एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। एफआईआर भी दोस्तों बहुत ही गंभीर मामले में दर्ज हुई है। मामला ये है कि इन्होंने अपने जम्मू कश्मीर रीजन में प्रचार करने के लिए एक इन्होंने वीडियो बनाया है। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हुआ और उस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने इनके ऊपर पर्यावरण को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया और इसके बाद इन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो फिलहाल अपने आईपीओ की योजनाओं के लिए सुर्खियों में रही एडिटेक फर्म फिजिक्स वाला के एक विज्ञापन ने जम्मू कश्मीर में बवाल मचा दिया है। इस विज्ञापन में कथित तौर पर उसके शिक्षकों को गुलमर्ग के पास तंगमर्ग के बदरकोट में एक संरक्षित वन क्षेत्र में एसयूवी चलाते हुए दिखाया गया है। ये काले रंग की 6 एसयूवीज हैं जिसमें इनके जो स्टाफ वाले हैं वो चल रहे हैं, उसको शूट किया गया है। तो कहा यह जा रहा है कि एग्जैक्टली ये एक वीडियो बनाना चाहते थे प्रचार करने के लिए, लेकिन प्रचार करने की इस धुन में उन्होंने इसका ध्यान नहीं रखा कि उनकी जो एसयूवी चल रही हैं तो उसके पहिए किन वनस्पतियों को और कहां पर किसको कुचल रहे हैं। फिलहाल ये जो वीडियो वायरल हुआ तो तेज़ी से इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई। इनको प्रचार का फ़ायदा तो नहीं मिला बल्कि इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो गई है। तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कह रही है कि यह वीडियो फिजिक्स वाला के तूफान नाम के प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा था। इस वीडियो ने घाटी की पारिस्थितिकी को लेकर पर्यावरणीय चिंताओं को जन्म दिया और पुलिस जांच का कारण बना। फिलहाल वन रेंज अधिकारी गुलमर्ग इफ्तिखार अहमद कादरी की शिकायत के बाद तंगमर्ग पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। क्या मामला है इसको अगर आप समझेंगे तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और आपको समझना भी चाहिए एग्जैक्टली किसी को अधिकार नहीं होता कि वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि पर्यावरण किसी एक का नहीं है। पर्यावरण सबके लिए है, सभी जीव जंतुओं के लिए है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं। ये पेड़ पौधों के लिए है, ये जानवरों के लिए है, ये हमारे लिए है, ये आपके लिए भी है। तो अधिकारी कादरी ने कहा कि वीडियो में बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाली 6 काली स्कॉर्पियो को वन विभाग के किसी भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना वन भूमि से गुजरते हुए दिखाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि वन कर्मचारियों की ओर से पुष्टि हुई है कि फुटेज बदरकोट वनखंड के अंदर शूट किया गया। बदरकोट वनखंड। शिकायत में भी कहा गया कि यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया गया था। इसमें 6 काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ियां बिना किसी नंबर प्लेट के वन विभाग के किसी भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अवैध रूप से वन क्षेत्र में प्रवेश करती दिखाई दे रही थी। और वन रेंज ने आरोप लगाया कि एसयूवी को हरे भरे घास के मैदानों में ऑफ रोड चलाया गया। इससे जड़ी बूटियों और वन वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा, जो भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है। कादरी के हवाले से कहा गया कि बदरकोट वन खंड के क्षेत्रीय कर्मचारियों की ओर से सत्यापन के बाद सामने आया कि वीडियो बदरकोट वनखंड के वन क्षेत्र में शूट किया गया है। मतलब इसका जो भौतिक सत्यापन है वो भी कर लिया गया है। इसके बाद ये पुष्टि कर दी गई कि ये वीडियो जो है शूट किया गया है और इससे काफ़ी क्षति पर्यावरण को पहुंचाई गई है। तो फिजिक्स वाला पर दोस्तों जो आरोप तय हुए हैं उन पर आरोप ये है कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत शरारत, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आपराधिक अतिक्रमण के साथ भारतीय वन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यह एफआईआर वन नियमों के उल्लंघन के लिए फिजिक्स वाला के खिलाफ कुछ दिनों बाद दर्ज हुई है। इससे पहले बडगाम में यूट्यूबर्स पर भी इसी तरीके के पर्यावरणीय बर्बादी के लिए केस दर्ज किया गया था। उन वीडियो में भी गाड़ियां जो थी वो बडगाम के चारागाहों और घास के मैदानों में लापरवाही से दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी। तो फिलहाल फिजिक्स वाला के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप तय करते हुए फिलहाल ये एफआईआर दर्ज है। अब मामला जो है कोर्ट में जाएगा, कोर्ट तय करेगा कि इन पर क्या दंड लगाया जाए या फिर मामला जो है किस दिशा में आगे बढ़ेगा। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाने बहुत ही ज़रूरी हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी वो बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर पर्यावरण को क्षति पहुँचती है तो एक्शन लिया जाना ही चाहिए। इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। देखो दोस्तों, छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं भर पाए फिर खुलेगा पोर्टल, ये खबर आज के अखबारों में है। एग्जैक्टली जो मामला था वो ये है कि ये 5 दिनों का समय दिया गया था। 5 दिन का समय दिया गया और कहा गया कि 5,87,000 मतलब लगभग 6 लाख अभ्यर्थी जो थे वो अपना फॉर्म भर दें।
अब 6 लाख अभ्यर्थी 5 दिनों का समय, मतलब एक दिन में लगभग 1 लाख फॉर्म भरे जाएं, 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म, तो सभी लोग ट्राई करने लगे। आपको ये भी पता है ये फेसबुक और इंस्टाग्राम का नेटवर्क तो है नहीं कि भीड़ कितनी भी बढ़ती जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर तो 200-300 से ज़्यादा लोग लॉगिन हो गए तो फिर वेबसाइट चलनी बंद हो जाती है। तो हुआ ये कि वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया और जिन लोगों ने अपने फॉर्म जैसे तैसे भर भी लिए थे तो फिर क्या हुआ कि वो अपना प्रिंट आउट ही नहीं ले पाए। और इसके बाद संस्थान की ओर से जो बायोमेट्रिक सत्यापन और अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट करने की प्रक्रिया है ये भी पूरी नहीं हो सकी। तो संस्थानों को 2 नवंबर तक सत्यापन का कार्य पूरा करने का समय दिया गया था, लेकिन छात्रों के आवेदन फॉर्म के प्रिंट आउट नहीं निकल पाए। तो सारी दिक्कतें अब ये हैं कि समाज कल्याण निदेशक कुमार प्रशांत का कहना है कि पोर्टल फिर से खोलने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। तो अभी ये जो प्रक्रिया है इसको दोबारा से शुरू किया जाएगा। इसमें पर्याप्त समय आपको मिलेगा ताकि जो अभ्यर्थी छूट गए हैं या जो अपना फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो वो अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकें। चलो ये एक राहत भरी खबर है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस समस्या से जूझ रहे हैं और पोर्टल न चलने के कारण 3 लाख से अधिक विद्यार्थी जो हैं वो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं। वर्ष 2024-25 में देर से परीक्षा परिणाम जारी होने और संस्थानों की गलती से छात्रवृत्ति से ये वंचित रह गए। तो 5,87,000 अभ्यर्थी थे तो समय तो दे देना चाहिए था, ऊपर से आपका पोर्टल सुभान अल्लाह। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो बात करेंगे यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। टाइम टेबल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भेज भी दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2026 की यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं ये शुरू हो रही हैं 18 फरवरी से और समाप्त हो रही हैं 12 मार्च। दोनों ही परीक्षाएं, हाई स्कूल की भी और इंटरमीडिएट की भी, दोनों परीक्षाएं शुरू होंगी 18 फरवरी को। 12 मार्च को परीक्षाएं जो हैं ये समाप्त होंगी और परीक्षा का जो समय है, पहली पाली सुबह 8:30 बजे से शुरू होकर 11:45 बजे तक रहेगी, दूसरी पाली 2 बजे से शुरू होकर 5:15 बजे तक रहने वाली है। बाकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं कि कुल लगभग 52 लाख से अधिक परीक्षार्थी हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को मिलाकर, जो कि इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। दोस्तों अगली खबर है कि एसएससी की भर्तियों में महिलाओं की भागीदारी महज 10%। एग्जैक्टली यहाँ पर जो सीटें होती हैं उसमें महिलाएं खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हैं। अब जो फीमेल्स हैं दोस्तों उनके लिए अच्छी जॉब मानी जाती है कि अगर वो बैंक में पहुंच जाएं या फिर किसी टीचिंग प्रोफेशन में आ जाएं तो उनके लिए बेटर माना जाता है, क्योंकि इसमें वो एक समयबद्ध तरीके से एक फिक्स समय सारणी पर अपना काम कर पाती हैं। लेकिन अगर दिक्कत ये होती है कि अगर इनको फील्ड दे दिया जाए तो उसमें महिलाएं खुद को कंफर्टेबल नहीं पाती हैं। यही वजह है कि आयोग ने पिछले वर्ष कुल 18,721 पदों पर चयन किया है, लेकिन इसमें मुश्किल से 2,000 फीमेल कैंडिडेटों ने सफलता दर्ज की, या फिर यूँ कहिए कि बहुत कम महिलाओं ने इसमें जो है पार्टिसिपेट ही किया था। जेई और कांस्टेबल भर्ती में तो स्थिति और ख़राब रही, मतलब जूनियर इंजीनियर और कांस्टेबल भर्ती में। खैर ये सारे पद जो होते हैं कांस्टेबल वगैरह के, इसमें महिलाएं नहीं जा रही हैं तो ये उनकी अपनी सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा ही है। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि एक उनकी दिनचर्या होती है कि वो एक सही समय पर घर से निकलें और सही समय पर घर पहुँच जाएँ, और साथ ही साथ अपने कंफर्ट के हिसाब से उन्होंने अपना कैरियर चूज़ किया है। तो ये सारे जो कैरियर हैं ये थोड़े से रनिंग हो जाते हैं, फील्ड वाले हो जाते हैं, तो इसमें ये नहीं जाना चाहती हैं, ये मतलब है। तो आयोग की ओर से 2024 में मल्टीटास्किंग स्टाफ CHSL, जेई, CGL, JST और कांस्टेबल GD भर्तियों का अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इनमें सबसे अधिक कांस्टेबल GD के 9,558 पदों पर भर्ती की गई। इनमें से सिर्फ 949 पदों पर महिलाओं का चयन हुआ। इस तरह की कांस्टेबल भर्ती में महिलाओं की भागीदारी 9.88% रही। कोई बात नहीं है, बाकी फील्ड में हमारी जो स्त्री शक्ति है वो अपना दमदार प्रदर्शन कर रही है। अभी हाल ही में हमने विश्व कप भी जीता है, पहली बार महिला विश्व कप का जो परचम है वो लहराया गया पूरी दुनिया में भारतीय महिलाओं के द्वारा, काबिल तारीफ़ है। और रही बात दोस्तों संस्कृत निदेशालय के बारे में, तो ये एक काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी का। तो फिलहाल पहले तो ये बनना था कैसरबाग में, लेकिन अब वहाँ पर मेट्रो बन रही है। तो मेट्रो को मंजूरी मिलने के बाद अब ये जो परिसर था जो कि कैसरबाग में बनना था, अब ये वहाँ से हटकर निषादगंज वाली साइड में चला गया है। निषादगंज में GIC के पीछे की तरफ जो खाली पड़ी ज़मीन है उसके निर्माण का मतलब वहाँ पर ये जो बिल्डिंग है वो बनाई जाएगी। नागर शैली में बनेगी बिल्डिंग, बन जाएगी तो बहुत ही शानदार दिखेगी। इसका उद्देश्य ये है कि प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, संस्कृत को बढ़ावा मिले, जिसके लिए प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं।
दोस्तों जो भी एस्पिरेंट एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए एक थोड़ी सी अपडेट मैं आपको दे दूं कि यहाँ पर एक पेड ग्रुप चलाया जा रहा है और इस पेड ग्रुप में सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस आपको पढ़ाया जा रहा है। इसमें आपको डेली टारगेट दिया जाता है, समयबद्ध अध्ययन आप कर सकें। जीएस और करंट के नोट्स भी आपको मिलते हैं, समस्या समाधान, डेली यूट्यूब लेक्चर की पीडीएफ वगैरह आपको दी जाती है। कम समय में आप अच्छी तैयारी जीएस की कर सकते हैं। अगर आप इसे जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके या फिर एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करके आप इस ग्रुप के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर खबर ये है कि पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में बेचे गए डीएलएड के लीक पेपर, तो डीएलएड के पेपर जो हैं लीक हो गए और ये जो पेपर हैं सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों में बांटे भी गए, बेचे भी गए, पैसे भी कमाए गए, लेकिन वही था ना, पाप छिपता नहीं है। और अंत में एसटीएफ ने मंगलवार को इगलास क्षेत्र के गांव नगला हरकिरना के 2 भाइयों धर्मेंद्र कुमार और पुष्पेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा, जिन पर टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के माध्यम से डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के प्रश्नपत्र आउट करने वाले गिरोह के नीतीश पांडे से पेपर मंगाकर सॉल्व करने और परीक्षार्थियों को भेजने का आरोप लगाया गया है। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 201 स्क्रीनशॉट पेमेंट के, मतलब लगभग 201 से ज़्यादा लोगों ने इस पेपर को खरीदा है और इनकी गिरफ्तारी भी की गई है। यूपी पुलिस, जो ये ट्विटर हैंडल आप देख पा रहे हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से डीएलएड परीक्षा पेपर लीक करने वाले संगठित गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को यूपीपीएसटीएफ द्वारा जनपद अलीगढ़ से गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करने वाले एवं यूपीआई पेमेंट डिटेल, मतलब सारी डिटेल्स यहाँ पर बरामद हुई है। ये तस्वीर जो है प्रकाशित की गई है, इसको आप जो मैं आपको मूल रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल बुरे काम का बुरा नतीजा, लोग पैसे के चक्कर में खुद भी बर्बाद होते हैं, दूसरों को भी कर देते हैं। अब ये सारे लोग ना, इनकी ज़िंदगी तो ख़राब हो जाएगी। कभी भी ऐसे जो है ना ग्लिच में फंसना नहीं चाहिए अगर आपको अपना कैरियर आगे लेके जाना है तो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं शॉर्टकट, इनकी लाइफ बहुत कम होती है, बहुत ही शार्ट होती हैं। टीटी के लिए अब रामलीला मैदान में 5 दिसंबर को होगी महारैली। तो फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। शिक्षक जो कि अभी 2010 के पहले आरटी लागू होने से पहले जो है शामिल हो शिक्षक बन चुके हैं, तो वो लोग विरोध कर रहे हैं कि वो हम टीटी पास नहीं करेंगे, हमें छूट मिलनी चाहिए, जिसके लिए ये रैलियां जो हैं वो लगातार की जा रही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।